वो बैंकॉक आ जाती और उसे सोबराज की हलाकत का इल्म होता तो मेरी तरफ से बद दिल हो सकती थी। वो कब मारा गया? तुमने तो बताया था कि उसका किस्सा चल रहा है। वीरा ने वो खबर सुनकर तहय्युर ज़दा लहजे में पूछा। वो पुरानी बात थी, ये खबर इतनी पुरानी नहीं है, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। हालांकि मैंने इससे सोबराज की हलाकत का किस्सा छुपाया था। मुझे डर था कि वीरा खबर सुनते ही फोन पर सवालात का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देगी कि मैं उकता जाऊंगा। ये बहुत बड़ी खबर थी, तुम्हें मुझको मुतल्ला करना चाहिए था। उसने शिकवा किया। वो अपने मोबाइल फोन के बंद होने की कथा सुना चुकी थी। मैंने इसका फायदा उठाते हुए कहा, कहाँ मुतल्ला करता, तुम्हारा फोन बंद पड़ा हुआ था। इस बात का जलाल भी गवाह है। तुम्हारा फोन बंद होने से वो बेचारा 2 रोज से परेशान है। उसका किस्सा निमट गया तो अब तुम्हें क्या परेशानी है? उसने पैंतरा बदल दिया। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो दरख्त की शाख पर नहीं बैठा हुआ था या उसके हमायती मौजूद हैं? तुम राजन का नाम भूल रही हो। उसके अलावा दूसरे किरदार भी हैं। भीड़ों के छत्ते में हाथ डालना आसान नहीं होता। जिद उसके मिजाज का एक हिस्सा थी। वो रूबरू मौजूद हो या फोन पर, उसके लिए अपनी इस जबिल्लत पर काबू पाना मुमकिन नहीं था। मेरी वजाहत से उसका लहजा कुछ कमजोर जरूर हुआ, लेकिन उसकी बहस जारी रही। कुछ देर की खामोशी के बाद उसे ये यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया कि बैंकॉक के हालात इतने सहल नहीं थे जितना वो समझ रही थी। बहरहाल कुछ भी हो, हम बैंकॉक आ रहे हैं। बहस के खात्मे के बाद उसने अपना फैसला सुना दिया। पंचों का कहा सर आंखों पर, मगर इसका परनाला वहीं गिर रहा था। यह हरकत तुम अपने जिम्मेदारी पर करोगी? कोई गड़बड़ हुई तो हम चारों में से एक भी यहां से बचकर नहीं निकल सकेगा। मैंने उसे मुतनब्बे किया। बैंकॉक लाखों का शहर है, वहां रोजाना हजारों से आते जाते हैं। हमारे माथे पर हमारे नाम नहीं लिखे हुए कि एयरपोर्ट पर उतरते ही दुश्मन हमारे पीछे लग जाएं। उसके लबो लहजे से उसकी फितरी बेपरवाही मुतरश्य थी। हमारे पासपोर्ट रीटा और अकबर के नाम से है। किसी को कानू कान भी पता नहीं चलेगा कि वहां कौन आया है। और हाँ, तुम्हारा सुल्तान शाह कह रहा था कि वो तुमसे बिछड़ कर खुद को यतीम महसूस कर रहा है। वो भी यतीमी के एहसास से बच जाएगा। तुम जिद पर अड़ गई हो, फोन उससे दे दो, शायद मैं उसे अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाऊं। मैंने गुस्से और बेबसी से कहा। वो किसी करीबी परवाज पर निशिस्तें बुक कराने गया है। वापसी का टिकट भी तब्दील होगा। कराची से हम न्यूयॉर्क आए, अब टोरंटो से बैंकॉक के रास्ते कराची का टिकट बनवाना होगा। तुम दोनों ने मुझे जिद करने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे हक में सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, फिलहाल कराची को भूल जाओ, इधर का रुख करना खतरनाक साबित होगा। ये बात मुझे भी मालूम है, मगर एयरलाइन के अपने ज़ाब्ते होते हैं। वापसी का टिकट वहीं तक का बनेगा जहां से सफ़र का आगाज हुआ था। एशियाइयों के मामले में ये लोग सख्त होते हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो पुराने टिकट की रकम पर सब्र करके नया एक तरफा टिकट खरीद ले। सब कुछ तय हो जाए तो अपने प्रोग्राम से आगाह कर देना। मैंने बेदिली से कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अब बैंकॉक पहुंचकर कहीं से तुम्हें फ़ोन कर लूंगी। तुम हमारे लिए दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी। सुल्तान शाह अक्सर कहता रहता है कि सिर्फ होंठ हिलाने से कुछ नहीं होता, दिल की गहराइयों से निकलने वाली दुआएं जरूर कबूल होती हैं। सुल्तान शाह वापस आए तो उसे मेरी राय से जरूर आगाह कर देना। हो सकता है कि वो तुम्हें कोई ढंग की बात समझा सके। वीरा ने एक हल्का सा कहकर लगाया और कहा, इससे नाजायज उम्मीदें मत रखो। न्यूयॉर्क में रहकर हम दोनों भी ढंगे हो चुके हैं। गुफ्तगू का सिलसिला खत्म हो गया। मेरे जहन में एक नया मसला सर उभर रहा था। सुल्तान शाह का नया पासपोर्ट अकबर खान के नाम से बना था और मैंने भी असद के साथ राजन से होने वाली मुलाकात में अपने लिए लाशौरी तौर पर अकबर का नाम इस्तेमाल किया था। नामों की वो मुवासलत किसी मरहले पर किसी संगीन गलत फहमी को पैदा कर सकती थी। इन दोनों के बैंकॉक आ जाने के बाद ऐसी कोई गलत फहमी पैदा होने का इम्कान नुमाया हो जाता। अल्बर्टो के मामले में सुल्तान शाह को जरा सर चोट हुई है। खजाना ने इस गुफ्तगू का खुलासा सुनने के बाद पुरतशवीश अंदाज में कहा, कुछ मालूम होने की बजाय वो खतरे में पड़ गया था। यह अच्छा हुआ कि वो दोनों वहां से निकल गए और मैं इनकी यहाँ आमद की खबर से परेशान हूँ। यहाँ के मामलात बहुत उलझ गए हैं। टान के लिए मैं अली अहमद हूँ। राजन मुझे अकबर के नाम से पहचानता है। वो यहाँ आ गए तो मैं इनसे लाताल्लुक नहीं रह सकूंगा। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी समतों में मसरूफ रहने का क्या नतीजा बरामद होगा। मैंने अपने दिल की बात कह डाली। वो आपके समझाने के बावजूद वहां रुकने या कहीं और जाने पर आमादा नहीं हुई। वो हद से ज्यादा जिद्दी औरत है। पता नहीं सुल्तान शाह उसके साथ कैसे गुजारा कर रहा होगा। इन दोनों के मामले में गजाला की हमदर्दियां हमेशा सुल्तान शाह के साथ होती थी। उसे इस मौका से फायदा उठा लिया था। काश ये गुफ्तगू स्पीकर फोन पर हुई होती और तुमने सुनी होती। मुझे महसूस हो रहा है कि एक दूसरे के साथ रहकर इनके दिलों में एक दूसरे के नर्म गोशे पैदा हो चुके हैं। ये सिर्फ वीरा की जिद की बात नहीं है। सुल्तान शाह वापसी का टिकट बनवाने गया हुआ है, तो क्या बैंकॉक आने से पहले उन्हें कराची जाना होगा? मेरी जुबान से उनकी वापसी का जिक्र सुनते गजाला चौंक गई।
कतई नहीं, मैंने कहा। वो कराची से आगे जापान या ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। इनके सफ़र की आखिरी मंजिल कराची ही रहेगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के इमिग्रेशन के लवाजम पूरे करते हों। तो क्या इनके पास बैंकॉक का वीज़ा होगा? वो इन दोनों की आमद के हर पहलू के बारे में अपना इत्मीनान करना चाह रही थी। मैंने इनके पासपोर्ट गौर से नहीं देखे। इनके पास वीज़ा ना हो तब भी इन्हें एयरपोर्ट पर वीज़ा मिल जाएगा। साथ इस मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। ये अपने यहाँ आने वालों को गर्मजोशी से खुश आमदीद कहते हैं, इनके लिए मसाइल पैदा नहीं करते। आप इन दोनों में मुफाहमत का जिक्र कर रहे थे। इस बारे में मुतमईन होते गजाला ने मुझे मेरी बात से याद दिलाई। सुल्तान शाह ने अब तक बराह रास्त वीरा को दावत नहीं दी, लेकिन वो दूसरे तरीकों से उसे अपने मजहब की तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे आगाह किया। मेरी तरह गजाला भी वो खबर सुनकर खुश हो गई। शायद इसके जहन में भी इन्हीं इम्कानात ने सर उभारा था जो इब्तिदा में मुझे नजर आए थे। जब मैंने उसे वीरा के रद्द-ए-अमल से आगाह किया तो वो उदास हो गई। हम दोनों काफ़ी देर तक वीरा और सुल्तान शाह के बारे में बातें करते रहे। वीरा अपने आज़ाद मगरबी पस मंज़र की वजह से मेरे साथ जो बेतकल्लुफ़ाना रवैया इख्तियार करती थी वो गजाला को हमेशा गिरां गुजरता था। वो इस बारे में कई बार मुझसे दबे लफ्ज़ों में शिकायत कर चुकी थी। मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि वो वीरा की तरफ से रकाबत, हसद और कभी कभी रिश्क में मुब्तला हो जाती थी। मैंने बारहा वीरा को समझाया कि वो गजाला की मौजूदगी में मोहतात रहा करे, लेकिन वो अपनी आदतों से मजबूर थी। मैंने महसूस किया कि गजाला को इन मसाइल का हल वीरा की खाना आबादी में नजर आ रहा था। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो दोनों एक दूसरे को कबूल कर लें तो वीरा की बेतकल्लुफियों से मेरी गुलू खुलासी हो जाएगी। इन निजी मसाइल के अलावा गजाला वाकई वीरा की खैर ख्वाह थी। मैंने उसे ये जताने की कोशिश नहीं की कि वो इस वक्त खैर ख्वाही की आड़ में अपने इन निजी मसाइल के हल की ख्वाहिशमंद है। गजाला कितनी समझदार रोशन ख्याल क्यों न रही हो, आखिरकार वो एक औरत ही थी, और औरत जब बीवी का रूप धार लेती है तो वो अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में खासी तंग नज़र बल्कि शायद मुतासब भी हो जाती है। इस बारे में उसे टोकना या समझाना गलत फहमियों और बदमज़गी को जन्म देने का सबब बन सकता था। इसी रात 10 बजे के करीब तारिक का फ़ोन आ गया। उसने अपनी पेशा वाराना ज़रूरियात के लिए बैंकॉक आते ही मोबाइल फ़ोन कनेक्शन ले लिया था ताकि उसे हर वक्त राब्ते की सहूलत मुयस्सर रह सके। इस वक्त वो एक टैक्सी में सफ़र कर रहा था। उसकी आवाज़ के पस मंज़र में मुझे टैक्सी के इंजन की हल्की सी गूंज भी सुनाई दे रही थी। मैं इस वक्त उसका पीछा कर रहा हूँ। सलाम दुआ के बाद वो पुरस्कून अंदाज में बता रहा था, मैंने सुना है कि वो मुहाफ़िज़ों की कई गाड़ियों के साथ करौफर से बाहर निकलने का आदी है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक गाड़ी में है। इसके साथ ड्राइवर समेत 3 आदमी हैं। तुम शायद राजन का जिक्र कर रहे हो। मैंने वो खबर सुनकर उससे तस्दीक चाही। बिल्कुल उसी का जिक्र है। उसने बिला तवक्कुफ मेरी तायद की। तुमने कहा था कि मैं इस पर नज़र रखूं। मेरे पास फ़िलहाल कोई दूसरी मसरूफियत नहीं थी। मैंने इसके घर की निगरानी शुरू कर दी। वो यहाँ का मशहूर आदमी है। ड्राइवर मेरी ज़ुबान से उसका नाम सुनकर चौंक जाता। उर्दू में कही हुई दूसरी बातें उसके पल्ले नहीं पड़ सकती। मैं इस वक्त ज़रा मोहतात हूँ। वेरी गुड, ये बहुत अहम और अच्छी खबर है, मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी टैक्सी उसका पीछा कर रही ही है, तुम उसका नाम लेने से गुरेज कर रही हो। क्या ड्राइवर को ये इल्म नहीं कि वो किसका पीछा कर रहा है? मेरा ख्याल है कि वो राजन को चेहरे से नहीं जानता। इसे ये तो मालूम है कि मैंने उसे सफ़ेद गाड़ी के पीछे लगाया हुआ है, लेकिन उसने इस बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया। टैक्सी में बैठकर मैंने उसे हदायत की और वो खामोशी से उसके पीछे हो लिया। क्या यह अजीब बात नहीं है कि वो कोई छू चरा किए बगैर शहर के एक नामवर मनमाज का ताक़ुब करने पर आमादा हो गया? मैंने कदरे हैरत से पूछा। मैं इसकी जिरा का जवाब देने के लिए तैयार था। उसने वजाहत की। उसकी खामोशी से मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि ऐसे काम उसके लिए नए नहीं हैं। मैं खाली हाथ और अकेला हूँ, इसे कोई शुबा नहीं हुआ होगा। वो खामोश तबा पेशावर ड्राइवर मालूम होता है, ध्यान से अपने काम में मसरूफ़ है। इसकी टैक्सी में मीटर नहीं है। मैं उजरत में किराया तय किए बगैर इसके साथ रवाना हुआ हूँ। हो सकता है कि वो आखिर में मुझसे इनाम या भारी किराया वसूल करने का इरादा किए बैठा हो। तुम इसके बारे में फिक्र न करो। इसने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं इसे संभाल दूंगा। वैसे भी ड्राइवर था ही है। मेरा अंदाजा है कि इसके अंग्रेजी चंद अल्फाज के बाद जवाब दे जाएगी। इसे किसी लंबे मुज़ाकरे का इम्कान नहीं है। सब कुछ नोटों की झलक दिखाकर तय हो जाएगा। तारिक के एक एक लफ्ज़ से एतमाद का इजहार हो रहा था। उसे बैंकॉक आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन वह हर माहौल में अपना काम करने का आदी मालूम हो रहा था। मैंने इस मामले को उसकी ज़ाती स्वाबदीद पर छोड़ते हुए पूछा, तुम्हें यकीन है कि अगली गाड़ी में राजन मौजूद है? अपनी स्याह रंगत और आगे मुड़े हुए कानों की वजह से वह हज़ारों की भीड़ में अलग पहचाना जा सकता है। वो अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर में बैठा हुआ है, तारिक ने बताया। उसकी झलक देखकर ही मैंने उसकी गाड़ी का पीछा करने का फैसला किया है। कुछ अंदाज़ा है कि वो किस तरफ जा रहा है? मैंने सवाल किया। अभी मैं शहर के रास्तों से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। मेरा अंदाज़ा है कि हम जनूब की समत में सफ़र कर रहे हैं।
لمحے بھر کے تذبذب کے بعد اس کا جواب آیا۔ اس کا سفر جاری تھا۔ اس کی فراہم کی ہوئی خبر میرے لیے بہت اہم اور سنسنی خیز ثابت ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی ابتدائی گفتگو کو ذرا طول دیا تھا تاکہ وہ راستے وغیرہ دیکھ کر راجن کی منزل کا اندازہ لگا سکے، لیکن میری وہ تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ شہر سے اجنبیت طارق کے لیے سب سے بڑا اور حقیقی مسئلہ تھا۔ جو ہی تمہیں کوئی اندازہ ہوتا ہے مجھے اطلاع دینا، میں منتظر رہوں گا، میں نے متجسس لہجے میں کہا۔ شاید تمہیں اندازہ ہوگا کہ میرے لیے وہ کتنا اہم ہے۔ مجھے اس کے بارے میں بریف کر دیا گیا تھا۔ تم کو ضرور علم ہوگا، مگر میں پھر بھی واضح کر دوں کہ میں تمہیں صرف معلومات فراہم کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس کے خلاف کسی مہم جوئی کا ارادہ کیے بیٹھے ہو تو اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ وہ پاکستان کے ایک اہم مرکزی ادارے کا ذمہ دار اہلکار تھا۔ اسے دیار غیر میں اپنے حدود کار کا پورا ادراک تھا۔ اس نے ایک مخلص اور پیشہ ور مخبر کی طرح صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ راجن کے خلاف کسی جرم کے ارتکاب میں فریق نہیں بنے گا۔ میں نے خوش دلی سے کہا، یہ باتیں میرے لیے نئی نہیں ہیں۔ تمہارا پیش رو بھی ان حدود میں رہ کر میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ طارق سے غیر متوقع طور پر ملنے والی وہ خبر میرے لیے بہت اہم تھی۔ ڈان برنارڈ اور چاؤفان کے ذرائع سے مجھے جو خبریں ملتی رہی تھیں، ان کے مطابق راجن جب بھی موتی محل سے باہر نکلتا تھا، بھاری اسلحے سے لیس محافظوں کی بھاری نفری اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایسی صورت میں اسے کہیں بھی للکار کر روکنا اس کے حریفوں کے لیے مہنگا سودا ثابت ہو سکتا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی تباہی کے بعد سے وہ مسلسل موتی محل میں گھسا ہوا تھا۔ اپنے بحری اڈے کی تباہی پر بہت دل برداشتہ ہوا تھا۔ دوسری طرف چاؤفان نے شہر میں نامعلوم ذرائع سے یہ افواہیں پھیلا دی تھیں کہ راجن کے ہر دوست کو بے رحمی سے کاٹ دیا جائے گا۔ ان افواہوں کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ نچلے درجے کے بہت سے لوگوں نے راجن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ان واقعات میں بظاہر ڈان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا سیلرز بار چلا رہا تھا۔ اپنا بقیہ وقت وہ بار کی اوپری منزل پر گزار رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں اس کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی زیر زمین دنیا کے بہت سے بچھڑے ہوئے لوگوں نے اپنے عہد وفا کی تجدید کے لیے اس کے ٹھکانے کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ شہر میں راجن کی ہوا اکھڑی تو اس کی جگہ لینے کے لیے ڈان کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ پچھلی رات ڈان کے پاس آنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ اپنا تھوکا ہوا چاٹنے والوں کو اپنے روبرو پا کر ڈان اندر سے بہت خوش تھا، لیکن ظاہری طور پر انہیں تھتکارتا رہا تھا، جس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گوشہ نشین رہ کر سکھ کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ڈان کی وہ سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس بھیڑ میں مل کر راجن کے مخبر بھی اس کے دروازے تک آئیں گے۔ جب ان کے ذریعے راجن کو یہ خبر ملتی کہ ڈان اپنے پاس آنے والوں کو منہ نہیں لگا رہا تو اسے اطمینان ہو جاتا کہ اسے ڈان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ویسے بھی میں نے اکبر کے روپ میں کام کر کے اس کے شبہات کا رخ اپنی یعنی ٹینی کی ذات کی طرف موڑ دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی بربادی کے بعد رونما ہونے والے وہ حالات و واقعات راجن کے لیے بہت مایوس کن تھے۔ موتی محل میں منہ چھپا کر اس نے اپنی پوزیشن اور خراب کر لی تھی۔ اس پس منظر میں طارق کی فراہم کی ہوئی اطلاع کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ اگر راجن اپنے معاملات سے ہٹ کر محض 3 آدمیوں کے ساتھ اپنے مسکن سے نکلا تھا تو یقینی طور پر اس کے پیش نظر کوئی اہم کام تھا۔ میرے لیے وہ بہترین موقع تھا۔ اگر کسی طرح ان چاروں کو گھیر لیا جاتا تو راجن کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا۔ اس سے نہ صرف میرا انتقام پورا ہو جاتا بلکہ اس کے انجام پر جلال بھی خوش ہو جاتا۔ رہا ڈان تو اس کی زندگی کا مقصد ہی راجن کو جہاں نواصل کرنا رہ گیا تھا۔ راجن کی موت پر اس کی خوشی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے غزالہ کو اس نئے موڑ سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا اور پھر فوری طور پر چاؤفان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاؤفان، تم اس وقت کہاں ہو؟ نمبر ملتے ہی میں نے اس سے سوال کیا۔ ماسٹر، میں اس وقت مادام کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، اس سے منا رہا ہوں، اس کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ وائٹ ہاؤس کو سمندر میں ڈوبے 40 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے، لیکن مجھے اس کی کامیابی کا جشن منانے کا موقع نہیں ملا۔ مادام نے تم سے مل کر اپنا جی خوش کر لیا، مگر میں بیچارہ ابھی تک ہر خوشی سے محروم ہوں۔ تمہیں ہر وقت شراب اور عورتوں میں گھسے رہنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ میں نے خفگی سے پوچھا۔ ماسٹر، یہ میرے فرصت کے مشغلے ہیں، ان کے بارے میں سوال و جواب نہ کیا کرو۔ یہ دیکھو کہ کام کے وقت میں تمہیں ہمیشہ مستعد اور تیار ملتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے مادام سے الگ ہو سکو؟ میں نے زہریلے لہجے میں سوال کیا۔ فی الحال الگ ہی ہوں، اس نے موج میں آ کر کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ شائلین نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھین لیا تھا۔ ڈارلنگ، تم اس وقت کہاں ہو؟ میرے کان میں لی کی رسیلی آواز گونجی۔ کل شام سے ایسے غائب ہوئے ہو کہ تمہارا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک چاؤفان ہے کہ کسی قیمت پر میرا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ اتنی خوش آمد مردانہ شان کے خلاف ہوتی ہے۔ دروازے پر کوئی ضدی سوالی آ جائے تو اسے کچھ دے دلا کر جان چھڑا لی جاتی ہے۔ میں نے کنکھیوں سے غزالہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جو ڈریسنگ ٹیبل کی ترازوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم بھی اسی فارمولے پر عمل کرو، فون اسے دے دو، اس وقت بہت اہم معاملہ درپیش ہے۔
मेरा मशवरा सुनकर वो ज़मानी अंदाज में हंसी, फिर बोली, क्या छोटा राजन की गर्दन तुम्हारे हाथ में आ गई? व्हाइट हाउस की गरकाबी के किस्से में हमारी शरीके कार बनकर ली राजन की हद तक हमारी राजदा बन गई थी। वो कोई शरीफ और आबरूमंद खातून नहीं थी, फिर भी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो राजन के हाथों अपनी और अपनी बहन की पामाली परवाह की उसके खून की प्यासी होगी थी। मैंने लम्हा भर तवक्कुफ करके इस नुक्ते पर सोचा, फिर कहा, कुछ ऐसी बात है, फ़ोन उसे दे दो, देर ना करो, मेरे पास एक और कॉल आने वाली है। तुम बहादुर और शेर दिल मर्द हो। दी की आवाज़ में अजीब सी अपनाहियत उमड़ आई। मैंने तुम्हें देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम इस कमीने को इसके कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हो। लो, अपने चहेते से बात कर लो। मास्टर, इस वक्त मेरे दिल पर तीर लगा है। इस मर्तबा चाउफान की मगमूम आवाज़ सुनाई थी। मादाम ने तुमको कितने प्यार से डार्लिंग कहा है, ये मुझे इस मोहब्बत का अशरे अशीर भी देने को तैयार नहीं है। मैं तुमसे अपने दिल में हसरत और रकाबत महसूस कर रहा हूँ, तुम अंदाज़ा नहीं। चाउफान, बक बक मत करो, वक्त हाथ से निकल गया तो हम हमेशा पछताते रहेंगे। मैंने उसकी बात काट कर सख्ती से कहा। इस वक्त राजन मोती महल से सिर्फ एक गाड़ी में निकला हुआ है, इसके साथ ड्राइवर समेत कुल 3 आदमी हैं। ये उसे घेरने का बेहतरीन मौका है। मास्टर, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसने जवाब दिया। मैं दौड़कर मादाम से दूर आ गया हूँ, अब तुम खुलकर बात कर सकते हो। इससे ये ना छुपाना कि मैंने राजन के बारे में बात करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। इसके ली से दूर आने का जिक्र सुनकर मैंने वजाहत की ताकि उसे ली के सामने किसी खिफत का सामना न करना पड़े। अभी मुझे ख्याल आया कि राजन के मामले में वो हमारी राजना और हम ख्याल है। अगर मुझे अपनी कॉल का मकसद न बताता तो वह अब तक मेरा दिमाग चाट रही होती। मुझे अपनी और उसकी बातें न सुनाया करो, दिल पर छुरियां चल जाती हैं। यह बताओ कि राजन का क्या किस्सा है, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके इब्तदाई जवाब पर मेरा खून खौल उठा। एक तरफ वो मुझे अपना मास्टर और आका तस्लीम करता था और दूसरी तरफ बाजारी अंदाज में मेरा और अपना मवाजना कर रहा था। मगर मैंने मौका की नज़ाकत के पेश नज़र अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, फ़ौरन वहाँ से निकलो और अपनी अकार्ड लेकर मेरे होटल के बाहर पहुँचाओ। हमें हर हाल में उसको घेरना है। मास्टर अकार्ड बनने के लिए गई हुई है। इसकी झिझकती हुई आवाज़ आई। फुमफाट को रोकने के चक्कर में वो पीछे से लग गई थी। कल तक मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में उसकी बात काट दी। तो क्या ली से इश्क लड़ाने के लिए पैदल चलकर उसके घर पहुंचे हो? इस वक्त मेरे पास चोरी की एक जीप है। उसकी आवाज़ यकायक धीमी हो गई। शायद वो अपने एतराफ़ को अपनी खुद साख्ता महबूबा से छुपाने की कोशिश कर रहा था। या और भी अच्छा है, जीप देख ली गई तो राजन या इसके आदमियों को पता नहीं चल सकेगा कि इनसे टकराने वाले कौन थे। तुम्हारी जेब में कुछ हथियार भी हैं? मास्टर, तुम्हारा खादम हथियार और कपड़ों के बगैर घर से कदम बाहर नहीं निकालता। किसी बात की तस्दीक या तरदीद करने का वो तरीका आइजाना होने के बावजूद इतना बेहुदा था कि मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी, मगर मैं उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। हथियारों के साथ 2 नकाब भी हों तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैंने फौरी ख्याल के तहत कहा। मुझे रैनी की हैसियत से कोई नहीं पहचानता था, मगर मैं असद के साथ अकबर बनकर राजन से मिल चुका था। अगर मुतवक्का टकराव में इससे मेरा रूबरू सामना हो जाता तो यह देखकर हैरान रह जाता कि इसका हमदर्द बनने वाला अकबर इसके मुकाबिल मौजूद था। गालिब इम्कान यही था कि वो अपनी हैरत के साथ जहन्नुम वासिल कर दिया जाता, लेकिन वो अकेला नहीं था। इसके साथ 3 अफराद और भी थे।